हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी स्टडीज अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि यार आप सभी के लिए वैसे आप जानते होंगे कि पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखा है। मतलब आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो। मैं हाल ही में कुछ कमेंट देख रहा था कि सर ये वाला एक्सरसाइज करा दो, ये वाला टॉपिक करा दो। तो देखो, सबसे पहले एक ध्यान से चीज सुनो कि आप सभी लोग जो भी स्टैंडर्ड में हो ना, वैसे तो मैं 9th के लिए बना रहा हूं, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड में आप लोगों, तो आपके लिए आपका एंटायर सिलेबस के सभी वीडियोस मैंने डाल के रखे हुए इसी यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर। अब आपको मिलेगा कैसा, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, वो मिलेगा कैसे। सिंपल तरीका है। एक तो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि आप जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे इसी चैनल के और थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, जिसमें 12th के कुछ वीडियो, 11th के, 10th के, 9th के, 8th के, 7th के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपके फोल्डर्स मिलेंगे। उन फोल्डर्स को क्लिक करना है और उसके अंदर आपको अपने लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई चैप्टर है तो उसका पहला लेक्चर अगर होगा तो उसमें हम स्टार्टिंग के कुछ पढ़ाए होंगे, उसके बाद लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 3 होगा, तो ऐसे करते करते आपको सभी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आपको पूरा चैप्टर कवर होगा। ठीक है, तो जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हो, या तो एक तरीका है कि प्लेलिस्ट से पढ़ लो, प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे वीडियोस अवेलेबल है। दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, आप सीधा यूट्यूब पे सर्च कर लो ना यार। आपको मान लो कि एक चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि हम आपको अभी क्या करा रहे, रिवीजन करा रहे। और रिवीजन कराने में क्या होता है ना, कि आप लोगों का जो पूरा चैप्टर होता है हम 1 या 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कराते हैं, लेकिन ये है रिवीजन। रिवीजन में हम चीजें फास्ट फॉरवर्ड से कराते हैं, यानी थोड़ा फास्ट फास्ट जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी, तो यार उनको ये रिवीजन थोड़ा सा फास्ट लगता है। तो अगर आपको वो लेक्चर्स पूरे अच्छी तरीके से देखने हैं तो हमारे वीडियोस अवेलेबल है। तो चले जाओ यूट्यूब पे, सर्च करो ये चैप्टर क्या है, मान लो कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट चैप्टर का नाम है, सर्च करो कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्लास 9th बाय जे आर ट्यूटोरियल्स। बाय जे आर ट्यूटोरियल्स अगर आप लास्ट में लिखते हो तो हमारे वीडियोस आपको सर्च में आ जाएंगे और आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो समझ लो आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 ढूंढो, लेक्चर नंबर 3 ढूंढो, इस प्रकार से ढूंढोगे आपको वीडियो मिलेंगे और पढ़ते रहो। तो ये मेरे को बार बार बोलना पड़ता है सामने आके, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो की शुरुआत में ये सब चीजें बोलूं, लेकिन फिर भी बोलना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे हर बच्चे जो है ज्यादा संघर्ष ना करे, ज्यादा ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करे। हमारी सभी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, तो आप कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड, बस इतना बोलना चाहूंगा। आपके लिए रिवीजन भी हम लेकर आ रहे हैं, कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपने आने वाले एग्जाम में परफॉर्म कर सको। बाय द वे, आपका सेकंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बताओ यार फटाफट से। चलिए, तो हमारा जो कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट का पहला लेक्चर में हमने रिवीजन कर दिया था, लगभग आधे चैप्टर का रिवीजन कर दिया था, जिसमें हमने बहुत सारे कंटेंट देखे कि कार्बन क्या है, कहां से आया कार्बन, उसके कौन कौन से फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म देखा, क्रिस्टलाइन फॉर्म के 3 चीज देखे, दैट इज नथिंग बट द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, डायमंड देखा, ग्राफाइट देखा, फ्यूलरिन देखा, ये तीनों चीज कवर कर लिया था। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट यानी अमार्फस फॉर्म जो नॉन क्रिस्टलाइन होता है वहां से डिस्कस करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे। और उसके अंदर जो कोल होता है, चारकोल होता है, कोक होता है, या फिर उसके आगे के बहुत सारे और टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन से लेके मीथेन वगैरह तक सभी चीज कवर कराऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर आपको मेरी आवाज स्लो लगती है, स्पीड कम लगता है, तो आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, आपको पता ही है। ठीक है, चलो, बाकी सोशल मीडिया पे जुड़ जाना, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, कर लो यार, मजा आएगा वहां पे भी, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलो, आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हमने बहुत सारी चीजें कवर करा दी थी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहला नॉन क्रिस्टलाइन। अब ये नॉन क्रिस्टलाइन अमार्फस फॉर्म है क्या, देखो ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिवाइज जब कराया था इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ, तो उसमें हमने देखा था कि कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप जो होता है वो फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कार्बन ही है, लेकिन उसका वो फिजिकल फॉर्म थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया हुआ है, स्ट्रक्चरली वो थोड़ा अलग है। जैसे डायमंड देखा, ग्राफाइट देखा, डायमंड भी भाई एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ग्राफाइट भी एक अलग है, लेकिन दोनों में देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है, जमीन आसमान का फर्क है। डायमंड एकदम कड़क चीज होता है, ग्राफाइट आपका एकदम ब्रिटल होता है, या थोड़ा भी फोर्स मारो टूट के बिखर जाएगा। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हमने आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म बताया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या था, रेगुलर शेप होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसका, शार्प एजेस होते हैं। लेकिन ये नॉन क्रिस्टलाइन, नाम से ही देखो नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होगा कि भाई ये पहली बात तो क्रिस्टल जैसा दिखेगा ही नहीं, ये हो सकता है पाउडर फॉर्म में रहे, या फिर उसका कोई शेप रहेगा वो इरेगुलर शेप रहेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि ये रेगुलर शेप में नहीं होता, रेगुलर फॉर्म में नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोयला, COAL कोल, और COKE कोक। अब आपको कोक वो वाला कोक मत समझना जो आप कोल्ड ड्रिंक उठाते हो और पी लेते हो, वो कोक अलग है। ये कोक मतलब एक कोयले का ही फॉर्म है जो कोक होता है। आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है। अब देखो, मैंने बहुत सारे शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए थे, मैं आपको पूरा भी नहीं बता पाऊंगा, रिवीजन है। तो रिवीजन मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजें याद रखना। रिवीजन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने पहले लेक्चर देखा होगा तो कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या होता है, वापस से उस चीज को रिवाइज करना, और रिवाइज करना छोटे छोटे पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है, टाइम सेविंग भी होता है। तो मैंने यहां पे आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से याद रख लो। अगर अब ये जो मैं चीज लिखा के देता हूं ना यहाँ पे,
और पहली बात तो यह है कि जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूं या फिर लिख के लाया रहता हूं, आप उसको नोटबुक में शॉर्ट पॉइंट्स में लिखोगे ना, मैं आपको बोलता हूं रिवीजन आप उसी को देख के कर सकते हो, हमारे लेक्चर देखना और उसी को एक बार देख लेना बाद में, हाफ एन आवर में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो चलो, तो पहला बात करेंगे कोल। कोल क्या है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है। जैसे हम फॉसिल फ्यूल की अक्सर जिक्र करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल का हमारे लिए मतलब क्या है कि जो फ्यूल हमें जमीन के अंदर से मिलता है, बिकॉज वो फ्यूल का फॉर्मेशन आज से लाखों साल करोड़ों साल पहले से हो रहा था, जब हमारी पृथ्वी के ऊपर डायनासोर्स, प्लांट्स एंड सो अनगिनत बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी। तो जब हमारे अर्थ के ऊपर चेंजेस हुए, जैसे कि आप जानते हो कि एक एस्ट्रॉइड आके गिरा, जुरासिक जो टाइम था वहां पे वो एंड हो गया, सब डायनासोर एंड बाकी चीजें दफन हो गए, एंड भी बहुत सारे चेंजेस हो गए, एंड टाइम टू टाइम कार्बन डिपोजिशन होने लगा, एंड बहुत सारी उस वजह से हमारे जमीन के अंदर आज देखोगे तो बहुत सारे टाइप के फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट है। तो फॉसिल फ्यूल, कोयला भी एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि वो फ्यूल है, उसको हम जलाएंगे तो आग निकलती है, करेक्ट है, तो वो फ्यूल है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो एक फॉसिल फ्यूल है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब इट इज हैविंग कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। एंड आपको मैं बता दूं कि अगर ये तीन चीज किसी में भी प्रेजेंट होता है तो वो जल सकता है। अगर उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, खासकर अगर ये दो चीज है तो बिल्कुल जलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो दैट द ऑक्सीजन हेल्प्स कंबशन करने के लिए, यानी जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जल नहीं पाओगे। ठीक है, ओके। अब ऑल्सो कंटेन, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी तीन और एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, जो कि क्या होता है, ये कोयला जो होता है जनरली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। आपने कोयला कभी लिक्विड में देखा है क्या? नहीं। हम बना सकते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में, जो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या होता है वो, लेकिन जनरली आप कोयला को देखो तो वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। अब कोयला भी दो टाइप के होते हैं, अगर आप देखोगे ना, तो एक पत्थर वाला कोयला होता है, एकदम कड़क रहता है, पत्थर होता है, और एक कोयला जो होता है ना वो थोड़ा पत्थर जैसा दिखता है लेकिन बहुत हल्का होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये जो कोयला है, ये पहली बात तो कोल 4 प्रकार के हैं। ठीक है, ये जो कोल की बात कर रहा हूं ये पत्थर वाला कोयला है, और एक जो मैंने बात किया यहां पे चारकोल, ये थोड़ा हल्का वाला कोयला होता है। मैं आपको बताता हूं कोल और चारकोल में बेसिक फर्क क्या है, मैंने आपको बताया। जैसे मैंने बोला कि हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन क्रिस्टलाइन की, अमोर्फस फॉर्म की। तो कोयला दो प्रकार के हैं, एक तो मेन कोयला COL कोल, ये कोल है, और ये है चारकोल। तो कोल और चारकोल दोनों ही कोयले हैं, लेकिन ये कोयला जो होता है, कोल जो होता है वो सॉलिड होता है, भारी होता है, पत्थर जैसा होता है, और ये जो चारकोल होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका, लकड़ी वाला। ठीक है, प्लांट्स के लकड़ी वाला। ये बताता हूं आपको मैं, टॉपिक आएगा तो बताता हूं, लेकिन समझ जाना। तो ये हल्का वो भारी, ये बेसिक समझ में आ गया, आपको रिवाइज करा रहा हूं फास्ट, बेसिक समझ में आ गया होगा। अब जो मेन पत्थर वाला कोयला है ना, उसमें भी 4 प्रकार होते हैं। पत्थर वाला कोयला के अंदर 4 प्रकार, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये 4 नाम याद रखोगे, पीट, इग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। कैसे याद रखना है, शॉर्ट कॉर्ड PLBA, PLBA प्लाबा, PLBA प्लाबा, PLBA प्लाबा। क्या? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, इग्नाइट, ये 4 कोयले के प्रकार है, COL कोल के प्रकार है। अब पीट क्या होता है, तो जब भी कोई कार्बन या फिर कोयला जो बनता है उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जनरली 4 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप जो होता है वो धीरे धीरे कार्बन डिपोजिशन होने लगता है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज जब कोयला बनता है तो उसके अंदर लगभग 90 to 95% कोयला, माफ करना, कार्बन होगा, तभी वो कोयला बनेगा, क्योंकि कोयला इज नथिंग बट व्हाट, कार्बन। कोयला का मतलब क्या है, कार्बन। तो अगर उसके अंदर लगभग 95% से ज्यादा कोयला है, माफ करना, देखो बार बार कोयला बोल रहा हूं, कार्बन है, 95%, 90% से ज्यादा कोल है, कार्बन है उसके अंदर, तो वो क्या बनेगा, कोल बनेगा, प्रॉपर प्योर कोल बनेगा। लेकिन ये जो पहला पीट मैंने जो एग्जांपल दिया, ये क्या है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन में, धीरे धीरे डिपोजिशन होगा, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 60% कार्बन प्रेजेंट है, सिर्फ 60% कार्बन है, बाकी उसके अंदर हो सकता है पानी भी प्रेजेंट हो, वाटर कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट हो। इसीलिए ये जो पीट कोयला होता है, पीट नाम का जो कोयला होता है, ये कम हीट प्रोड्यूस करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस मच अमाउंट ऑफ हीट। इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट में क्या होता है, ये सेकंड स्टेप है, मतलब धीरे धीरे पहला पीट बना, पीट में और कार्बन डिपोजिशन, और ये सालों लग जाते हैं ना। जैसे आपको पता है डायमंड कैसे बनता है, डायमंड को बनने में सालों लग जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल भी लग सकते हैं एक डायमंड को फॉर्मेशन, क्योंकि कार्बन डिपोजिशन होता है उसमें। तो यहां पे भी पहले 60% कार्बन था, अब लगभग 60 to 70% कार्बन का परसेंटेज जब बढ़ता रहेगा उसी के अंदर, पीट के अंदर, तो उसका फॉर्मेशन होता रहेगा, सेकंड स्टेप बनेगा, और वो कोल कहलाएगा लिग्नाइट कोल। क्या कहलाएगा, लिग्नाइट कोल। तीसरा, बिटुमिनस कोल। अब बिटुमिनस कोल में क्या है, और ज्यादा कार्बन डिपोजिशन होने लगेगा इस लिग्नाइट के अंदर, तो लगभग ये 60 से 70% से 70 से 90% में कोल आ जाएगा उसके अंदर। तो लगभग आप बोल सकते हो कि 70 to 90% अगर कार्बन प्रेजेंट है किसी भी कोयले के अंदर, तो एक अच्छा कोल है। तो ये थर्ड स्टेप माना जाता है।
और उसके बाद फिर फाइनल स्टेप आता है, चौथा स्टेप, जो कि है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो कोल होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ कोल, क्योंकि इसके अंदर लगभग 95% कार्बन प्रेजेंट होता है। तो किसी भी कोयले के अंदर 95% कार्बन है तो हम बोल सकते हैं कि वो प्योर कोयला है और उससे हीट बहुत अच्छी निकलेगी। तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, अगर आप देखोगे तो पावर प्लांट चलाने वाली इंडस्ट्रीज, जिससे हम लोग बोलते हैं ना थर्मल पावर प्लांट, जो कोयला डालते हैं और ये करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ये कहीं ना कहीं ऐसे कोयले का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसको हीट बहुत अच्छा मिलता है, और ज्यादा हीट मिलेगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, और ये जो एंथ्रासाइट होता है ये बहुत हार्ड होता है, कड़क होता है, एकदम पत्थर जैसा। समझ में आ गया बेसिक कोल क्या है, कोयला क्या है, समझ में आ गया। उसके 4 प्रकार कौन से समझ में आ गया। अब जैसे मैंने बोला कि ये था पत्थर वाला कोल, वैसे एक हल्का कोल होता है, थोड़ा सा वेट कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। ठीक है, आपने कभी सुना है बहुत सारे फेस वॉश होते हैं उसमें चारकोल फेस वॉश, चारकोल ये वाला वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, आपने देखा होगा। तो चारकोल क्या है, ये एक ऐसा कोयला है जो जनरली किससे बना होता है, बोन से, हड्डियों से, हॉर्न से, सींग से, बहुत सारे वुड के कंबशन से। यानी कि इन शॉर्ट जो हमने स्टोरी बताई आपको कि अर्लियर दैट टाइम की, उसमें क्या हो गया कि तो बहुत सारे डायनासोर, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन तो नहीं बोल सकता, उस टाइम पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं था, बहुत सारे ऐसे जानवर, प्लांट्स, ये सभी क्या हो गए थे, जमीन के अंदर दफन हो गए थे, कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर मतलब रह गए थे एक तरीके से, क्योंकि पूरा प्रलय हो गया था ना अर्थ के ऊपर जब एस्ट्रॉइड गिरा था आके। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जब धीरे धीरे करके जब डायनासोर थे तो उनकी चमड़ी और फैट जो है वो गल के निकल गए होंगे, मेल्ट होके जमीन में दफन हो गए, तो फ्यूल बना, अलग बात है। लेकिन जो रिमेन्स बच गए बॉडी के, जैसे कि हड्डी बच जाता है, तो हड्डी धीरे धीरे उसके ऊपर कार्बन डिपोजिशन होने लगा। लकड़े जो होते हैं, स्टेम, जो आपके प्लांट्स के मोटे मोटे तने होंगे, वो भी धीरे धीरे करके डिपोजिशन ऑफ कार्बन होने लगा। एंड धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि 2 साल 5 साल 10 साल लगा, हजारों लाखों साल लगे होंगे, तब जाके वो इतना कार्बन डिपोजिशन उसके अंदर होने लगा। एंड धीरे धीरे करके वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कोयले में। तो वो कोयले में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो चारकोल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप एक वो वाला चारकोल अगर ले लोगे और एक नॉर्मल कोल वाला चारकोल ले लोगे, इन दोनों में फर्क देखोगे तो आपका जो कोल होगा वो भारी होगा एंड ये चारकोल हल्का होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर लकड़ी से बना हुआ है। और अक्सर जो प्रेस वाले होते हैं, आपने पता है, वो मीडिया प्रेस नहीं, प्रेस मारते हैं ना कपड़े पे, आपने देखा होगा, तो उसका कोयला उठा के देखना, उसका जो कोयला उठाओगे इतना हल्का लगेगा ना, आपको लगेगा भारी है, इतना हल्का होगा। तो वो कोयला होता है, इट इज नथिंग बट द चारकोल। एंड चारकोल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, मतलब खाने के लिए नहीं, बेसिकली आज के डेट में मैं फूड ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत देखता हूं, तो बहुत सारे लोग चारकोल खाने में डाल देते हैं धुआं करने के लिए एंड फ्लेवर लाने के लिए। इट इज नॉट गुड साइन, बिकॉज कार्बन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, डायरेक्ट कंजम्पशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे आप देखोगे तो चारकोल का इस्तेमाल होता है, चाहे आप खाना बनाने के लिए ले लो एंड बहुत सारी चीजों में। समझ में आ गया चारकोल? ओके। यूजेस अगेन, जैसे मैंने बताया, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है जहां पे हीट चाहिए होता है। घर में भी लोग चूल्हा जलाने के लिए यूज करते थे चारकोल, अभी तो कम हो गया, सबके घर में यार गैस सिलेंडर और सबके घर में हीटर, ओवन वगैरह आ गया है। कोल गैस, कोल से भी गैस बनाया जाता है, तो कोल गैस का इस्तेमाल होता है फॉर मेनी पर्पस। टार, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टार, TAR, टार। टार मतलब डांबर, जो आपके रोड बनते हैं ना, ब्लैक कलर वाले रोड, सीमेंट वाले नहीं, जो ब्लैक वाले रोड बनते हैं ना, वो टार से बनते हैं, डांबर से बनते हैं। और डांबर किससे बनता है? कोयले से ही बनता है। उसको पिघला के उसमें और लिक्विड्स एंड केमिकल्स ऐड करके उसको एकदम लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, तो वो टार बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे पावर प्लांट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, कोक की बात करेंगे। अब ये कोक क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये वाला कोक नहीं है, वो जलने वाला कोक है। तो कोक क्या है? इट इज ए प्योर कोल, प्योर कोयला। कहां से आता है? दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल। यानी अगर कोल है, जो हम कोल अभी अभी पढ़े, वो कोल में से अगर जो कोल गैस है उसको अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं, यानी उस गैस को भी निकाल लूं, तो जो प्योर बच जाएगा वो कोयला रहेगा आपका। कौन सा वाला? कोक वाला कोयला। अब आप सोचोगे सर कितने कोयले हैं? बस इतने ही थे यार, इसको यार याद कर लो, लर्न कर लो, माइंड में बिठा लो कि क्या क्या चीजें हैं। तो प्योर जो कोक है वो क्या है? कोक इज नथिंग बट द प्योर कोल व्हेन द कोल गैस इज रिमूव फ्रॉम दैट थिंग। ये बेसिक कंसेप्ट याद रख लेना, ठीक है। अब यूजेस क्या है? डोमेस्टिक फ्यूल, बहुत सारे लोग अपने घर में डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाए। तो ये था आपका अमॉर्फस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसा लगा यहां तक प्लीज कमेंट करके बताना। अच्छा लगा? समझ में आ गया? चल अब फटाफट से और भी चीजों को रिवाइज करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब नाम से कौन बताएगा मुझे हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? नाम से पता चल जाएगा। देखो यहां पे छुपा हुआ है एक हाइड्रो, एक छुपा हुआ है कार्बन। मतलब इन शॉर्ट ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन साथ में प्रेजेंट है कहीं पे भी, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या फिर उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल, मीथेन, एग्जाम्पल इथेन, एग्जाम्पल
प्रोपेन, एग्जाम्पल ब्यूटेन। बहुत सारे अगर मैं बोलता जाऊं तो मैं 10 तक बोल सकता हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन। उसके अलावा भी और भी बहुत होते हैं, मैं बोलते जाऊंगा तो थक जाऊंगा, लेकिन 10 तक आपको याद रखना है। क्या क्या बोला, आपके बुक में मिल जाएगा, आपको टेंशन मतलब, मैंने ये सब पढ़ाया पहले भी, तो रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, तो याद रखना है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पांचवा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन। समझ में आया, तो याद रखना है। अब इसमें भी हम लोग को पढ़ना है सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। देखो क्या होता है कि कभी भी कोई भी चीज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, यहां पे अगर मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस। जैसे सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है सैचुरेटेड का मतलब, क्या होता है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर या तो डबल बॉन्ड, ठीक है, या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या तो डबल, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, दैट इज नथिंग बट CH3 ये क्या है, अगर मैं बात करूं CH3 डैश CH3 डैश का मतलब क्या होता है, यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड। डैश का मतलब इट इज नथिंग बट कोवैलेंट बॉन्ड, याद रखना, ये डैश का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये एक बॉन्ड है जो एक दूसरे को जोड़ता है। हमने 8वीं में पढ़ा था, आपको पढ़ता होगा, एक 8वीं में एक चैप्टर था जिसका नाम क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका नाम था ना केमिकल इक्वेशन या फिर कुछ केमिकल, ऐसे कुछ चैप्टर था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें एक टॉपिक था, मैंने पढ़ाया है यार, मैं खुद ही पढ़ाता हूं, आप जानते हो 7th 8th 9th 10th पूरा मैं ही पढ़ाता हूं। तो 8वीं में एक चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज द कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड क्या होता है, पर बॉन्ड जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, यानी एक सिंगल बॉन्ड जो होता है वो किससे बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट अ बॉन्ड विच अटैच टू डिफरेंट एलिमेंट्स और एटम्स, वी कैन से। 2 एटम को जोड़ने के लिए, 2 एलिमेंट को जोड़ने के लिए जो चीज की जरूरत है उसको बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी के साथ बॉन्ड करना है तो हम क्या करेंगे, हाथ पकड़ेंगे तो मेरा उसके साथ बॉन्ड हो गया। एक तो नेचुरल बॉन्ड होता है, वो अलग चीज है, लेकिन केमिकल आपस में जुड़ने के लिए भाई कुछ तो लिंकेज चाहिए ना, तो वो लिंकेज इज नथिंग बट द बॉन्ड एंड दैट इज नथिंग बट द केमिकल बॉन्ड। तो कोई भी केमिकल वाली चीज एटम्स को जोड़ने के लिए जो काम करती है दैट इज नथिंग बट द कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पे हम वापस आते हैं, सैचुरेटेड का मतलब क्या है। सैचुरेटेड मतलब जैसे मैंने बोला उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है इथेन, ये है इथेन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ये इथेन का। मीथेन क्या होता है, CH4 मीथेन होता है, C2H6 होता है इथेन, ठीक है। तो C2 मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो C2H6, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन आपका क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन वही इसको मैं अगर ऐसा लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें भी 2 कार्बन है, मतलब ये इथेन वाला ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये डबल बॉन्ड आ गया मतलब ये अल्कीन हो गया। डबल बॉन्ड आ गया मतलब अल्कीन हो गया, और कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका नाम इथेन से क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। और एक तीसरा चीज ट्रिपल बॉन्ड, और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये अल्केन था, ये अल्कीन था, ये अल्काइन हो जाएगा, तो ये इथेन था, इथीन था, तो ये इथाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और ये आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि क्लियर कट कि भैया ये जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इफ आई एम सपोज टू गिव एन एग्जांपल हियर, कि आपको कोई पूछता है कि टेल मी सम एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैसे तो अनगिनत एग्जांपल है, लेकिन आप लोग को अगर कोई पूछेगा भी तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, बेस्ट एग्जांपल इज इथेन C2H6 यानी CH3 डैश, डैश मतलब बॉन्ड है, याद रखना, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हो गया आपके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वही आपको पूछेगा कोई, बताओ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड जैसे कि ये वाला कौन सा, इथीन वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया इथीन, और ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 इथाइन। दिस इज द एग्जांपल, आप इसको बाय हार्ट कर लो या फिर आप अच्छी तरीके से समझ लो इसको, ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, इसको थोड़ा सा यहां पे मार्क करते हैं, ठीक है। अब कार्बन पढ़ लिया, बहुत सारा कार्बन पढ़ लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ लेते हैं। हमको पता है कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, और उसमें से एक छोटा सा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। छोटा सा इसलिए बोला क्योंकि इसका प्रोपोर्शन कम है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा गैस है। अब इसका कुछ ना कुछ केमिकल फंडा होता है, क्या होता है बताता हूं। तो MF लिखा है मैंने, ठीक है,
MF यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने शॉर्ट लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और रिवीजन कर रहा हूं तो फास्ट लिखूंगा। MF का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CO2। CO2 लिखते हैं ना हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल होगा ना, CO2 मतलब क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब भी कोई दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ये हमको पता ही है। तो C कार्बन है, कार्बन का मास जो होता है वो होता है 12। ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16, और ये 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 32 हो गया ऑक्सीजन का और 12 कार्बन का, तो 32 + 12 यानी 44। तो मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वी नो दैट फॉर्मूला इज CO2। मॉलिक्यूलर मास कितना, कितना वजन है पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का? वजन कितना है भाई? 44 ग्राम है, इतना याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट लिख कर लाया हूं ऑलरेडी, जो कि है -56.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गैस नहीं होता। ड्राई आइस का नाम सुना है? ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस इज नथिंग बट योर ड्राई कार्बन सॉलिड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज -56.6 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए ड्राई आइस जो होता है वो कड़क होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जो उसको फ्रीज करके उस सॉलिड स्टेट में लेकर आया रहता है। तो उसका कितना है? -56.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका यूजेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अनगिनत यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज यार प्लांट्स का है। अगर दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो प्लांट्स भी नहीं होते। तो प्लांट्स रेस्पिरेशन जो करते हैं, यानी उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है खाना बनाने वाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से वो लेते हैं तभी हो पाता है। हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, हम निकाल देते हैं उसको बाहर, लेकिन प्लांट्स के लिए वो वरदान है, उनको वो चाहिए। ये हो गया। फिर एडिटेड ड्रिंक्स, आपको पता है जो आप पीते हो ना, पीते मतलब वो पीते नहीं हो आप, पता है स्टूडेंट हो, मुझे पता है नहीं पीते होंगे ठीक है, छुप छुप के पीते हो? नहीं नहीं, कोई नहीं पीता, अच्छे बच्चे हैं सब, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आप खोलते फिस करके आवाज आता है, तो फिस करके जो आवाज आया मतलब क्या निकला उसमें से? गैस निकला। वो गैस इज नथिंग बट द कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो जो गैस भरा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो क्यों डालते हैं? बिकॉज आपका जो कोल्ड ड्रिंक जो लिक्विड होता है वो खराब ना हो, ज्यादा समय तक उसका लाइफ चले, एरेटेड ड्रिंक में इस्तेमाल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जगह लाल कलर का एक डब्बा रखा रहता है, बाटली, इतना बड़ा बहुत सारा, कहीं पे भी आग लगा सीधा वो बाटली उठाया, वो नॉब होता है, एक हैंडल होता है, वो हैंडल को दबाया करके गैस निकलता है व्हाइट कलर का करके, और वो आग को बुझा देता है। लेकिन बहुत ज्यादा आग बुझेगा नहीं, थोड़ा ही आग रहेगा तो ही बुझ पाएगा। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वो कैसे निकलता है एक टॉपिक है, फायर एक्सटिंग्विशर का, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे होता है वो, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग, आपका जो ब्लेजर होता है ना, जो कोट पहनते हैं हम लोग, तो कोट जो पहनते हैं हम लोग, कोट के ऊपर जो गंदगी होती है उसको हम धो के साफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोट होता है ना जो हमारा, वो क्या होता है ना कि बहुत सेंसिटिव होता है। उसको हम लोग अगर वॉशिंग मशीन में डाल दे, हाथ से धोने लगे तो वो खराब हो जाएगा। तो उसको ड्राई क्लीनिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड देयर आर सो मेनी अदर गैसेस, सॉरी देयर आर सो मेनी अदर यूजेस, जो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको बस 3-4 याद रखना, एग्जाम में पूछता है तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, 4 पॉइंट इज इनफ, बस हो गया, इतना याद रख लो। नेक्स्ट कुछ रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के, जैसे एक रिएक्शन में लिखा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? Na2CO3, दैट इज नथिंग बट द सोडियम कार्बोनेट, और साथ में मिल गया वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट अगर आपको बनाना है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर दो, आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। मान लो आपको बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3 क्या होता है? ये आपका होता है वॉशिंग सोडा। Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल डिटर्जेंट्स बनाने में किया जाता है। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा, जो आपके घर में खाने में इस्तेमाल होता है ना, बेकिंग सोडा डालते हैं फ्लफी चीजें बनाने में, पकौड़े बनाना, ब्रेड कटलेट बनाना, ठीक है ना, ऐसी चीज में बेकिंग सोडा डालते हैं। केक बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं। तो उसको बनाने के लिए मुझे चाहिए मेरा वॉशिंग सोडा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पानी चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों का साथ में रिएक्शन करूंगा तो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3, जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? ओके है, आगे बढ़े। चलो, उम्मीद करता हूं ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन आपको मजा आ रहा होगा। ओके, अब चलेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि है फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैंने आपको बताया था कि एक लाल कलर का डब्बा होता है। मैंने डायग्राम नहीं बनाया, आप अपने बुक से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक एक्सटिंग्विशर का एक डब्बा होता है, एक सिलेंडर शेप में एक डब्बा होता है। डब्बा मतलब एक मोटा सा लोखंड का चीज होता है, उसके अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसी से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है? कहीं पे आग लग गई, मान लो आपके घर में लग गई, आपके ऑफिस में लग गई, कहीं ना कहीं कैसे अचानक से आग लग गई, तो फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि देखो वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है जो पानी मार के बुझाती है, उसको आने में तो टाइम लग जाएगा ना, 10 मिनट 20 मिनट लग जाएगा, ट्रैफिक रहेगा तो कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता है, और तब तक तो जो जलना रहेगा वो जल के खाक हो जाएगा। तो इमरजेंसी पर्पस के लिए ज्यादातर ऑफिसेस में, ज्यादातर जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का डब्बा रखा जाता है बहुत सारा। तो इसमें क्या होता है कि मान लो यहां से आग लग गई, खासकर शॉर्ट सर्किट हो गया,
तो फटाफट मैं क्या लेके आऊंगा, फायर एक्सटिंग्विशर लगेगा, क्योंकि नॉर्मल आग जो लगती है उसमें हम पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आग लगता है, जो शॉर्ट सर्किट से लगता है, उसमें पानी डालोगे तो यार और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, बिकॉज वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी ऑल नो दैट, कि पानी हम नहीं मार सकते कोई भी। आपके घर में भी अगर आप मान लो कभी गलती से लग जाता, पानी मत मारना भैया, धूल मिट्टी लाके मार दो चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर है वो मार दो चलेगा, पानी गलती से मत मारना भाई। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का मेन काम क्या है, आग बुझाना। लेकिन ये आग बुझाता कैसे, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर के रखा है? नहीं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो ये जो हम हैंडल को दबाते हैं उस फायर एक्सटिंग्विशर के, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कैसे? तो निकलता इसलिए है क्योंकि इसमें दो केमिकल प्रेजेंट है, एक है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और दूसरा एक छोटा सा उसके अंदर एक ग्लास का कैप्सूल रखा गया है, उस कैप्सूल के अंदर रखा गया एसिड जो कि है डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब उस बाटली के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर दो चीज है, एक है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 और दूसरा है आपका H2SO4 डाइल्यूट। अब होता क्या है कि जैसे आप हैंडल को प्रेस करते हो, दबाते हो नॉब को, जैसे आपने नॉब को दबाया तो कैप्सूल ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? कैप्सूल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जैसे आप हैंडल को दबाओगे तो उस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि वो उस ग्लास को तोड़ दे। कांच है ना भाई, टूट जाएगा। तो जैसे आपने हैंडल को दबाया, उस हैंडल ने कांच के ग्लास को तोड़ दिया, और जैसे कांच का ग्लास टूटा तो कांच के ग्लास के अंदर क्या था, जैसे मैंने बताया डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड था। तो भाई ब्रेक हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे गिर जाएगा सिलेंडर के अंदर, और पूरा सिलेंडर के अंदर क्या भरा था? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एसिड आ गया अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, तो भैया दोनों कर लेंगे रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जो करेंगे उसमें से निकलेगा बहुत सारा, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो नोजल रहेगा यानी जो पाइप, एग्जॉस्ट पाइप होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भर 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 करके निकल जाएगा, और जहां पे भी आपका आग लगा होता है वहां पे आप मार दो, कार्बन डाइऑक्साइड वहां जाएगा, ऑक्सीजन को रोक देगा। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझा कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन को रोक देगा ना, वो आग जलता रहता है अगर उसको ऑक्सीजन मिले, लेकिन अगर ऑक्सीजन को ही कट कर दिया हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड डाल के, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा वहां पे भाई? बुझ जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगा। ये चीजें होती है। इसका रिएक्शन कैसे होता है? जैसे मैंने बोला, सिलेंडर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपने कांच का ग्लास तोड़ा हैंडल दबा के, तो H2SO4 आ गया, दोनों में रिएक्शन हो गया, तो Na2SO4 बन गया, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, वो अंदर ही अंदर रह जाएगा। पानी बनता है हल्का सा, उसका भी कोई यूज नहीं है, वो अंदर अंदर बन जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फटाफट निकल के बाहर निकल जाएगा, जिससे आग बुझ सकती है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके है, नेक्स्ट पे चले। ओके चलो, अगला टॉपिक है मीथेन। अब ये मीथेन क्या है? जैसे मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, मीथेन इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये मीथेन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल भी है। ठीक है, अब वो क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग यहां पे आ जाता हूं मैं, यहां पे देखोगे तो मीथेन, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगेन मैंने बताया था MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों CH4। याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH4। मॉलिक्यूलर मास उसका कितना होता है? अब मास चाहिए मुझे, यानी कि उसका वजन। तो इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। कार्बन का मास होता है 12, 12 प्लस 4 इज 16, यानी कि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 16। तो आपको कोई पूछता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मीथेन, दैट इज CH4, मॉलिक्यूलर मास इज 16। याद रखना। अकरेंस, मीथेन आया कहां से, बना कैसे? पहली बार आया होगा तो नेचर से ही आया होगा, किसी ने तो बनाया नहीं होगा ना। आज हम बना सकते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास दिमाग है। उस टाइम पे तो नहीं था। तो नेचुरली अगर हम बात करें, नेचुरल गैस जो हमें मिलती है, चाहे जमीन खोद के मिले, चाहे समुद्र की गहराई से मिले, जो भी है नेचुरल गैस जो मिलती है, उसमें लगभग 87% जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो मीथेन ही प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो याद रखना। फिर बायोगैस जो आप बनाते हो आपके गांव वगैरह में, या फिर बहुत सारे ऐसी जगह जहां पे काउ डंग हो गया, बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, और भी बहुत सारी चीजें, जिसको एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर रखा जाता है, एनारोबिक बैक्टीरिया पास किया जाता है, जिसमें से बायोगैस बनता है। बायोगैस का कंसेप्ट आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो बायोगैस जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं मीथेन का भी कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है। ठीक है। कोल माइन, कोयले की जो खदान होती है, कोयला जहां पे कोयला खोद के निकाला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी खदान होती है। खदान मतलब माइंस, बहुत बड़े बड़े पहाड़ टाइप के होते हैं कोयले के, उसको अंदर से खोदा जाता है। तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन मिल जाएगा कहीं से, कार्बन रहेगा, दोनों मिक्स करके मतलब रिएक्शन करके अपना मीथेन गैस बना लेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, कहीं पे भी नाला वगैरह होता है ना, बड़े बड़े नाले होते हैं जहां पे कोई चीज सड़ रही होती है, तो वहां पे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाता है। इसके लिए अक्सर कहा जाता है, कोई नाला वगैरह जो होता है ना, खासकर क्लोज वाला नाला, अंडरग्राउंड नाला, उसमें गलती से भी माचिस मत जलाना, नहीं तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाए, बिकॉज मीथेन गैस आग पकड़ सकता है, क्योंकि ये फ्यूल है, एक तरीके का फ्यूल है। जैसे हमारा LPG सिलेंडर है ना, उसके अंदर क्या होता है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है।
वो भी एक फ्यूल ही है। इसके लिए आपका गैस सिलेंडर हमारा बर्नर जो है जलता है और हम खाना बना पाते हैं, उसी प्रकार ये चीज होता है। डिकम्पोजिशन, कहीं पे कोई चीज सड़ रही होती है उसमें से भी मीथेन गैस निकल सकती है। समझ में आ गया मीथेन गैस क्या है और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, मीथेन जो होता है ये कलरलेस गैस होता है, इसके लिए हमें कहीं दिखाई नहीं देता। ज्यादातर गैस आप देखोगे तो पहली बात तो वो कलरलेस ही होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है उसका, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो -182.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब यार उसको अगर मुझे मेल्टिंग पॉइंट में मतलब मेल्ट करवाना है, ठीक है, तो यार ये -182.5 डिग्री पे लेके जाना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉयल करना है तो भाई -161.5 डिग्री सेल्सियस पे मुझे करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आप याद कर लो इसको, ठीक है। डेंसिटी पानी से कम होता है, पानी का डेंसिटी जो होता है ना, मतलब पानी भारी होता है और जो ये मीथेन जो होता है वो हल्का होता है एज कंपेयर टू पानी, डेंसिटी कम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये जनरली बहुत ज्यादा हाईली फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल मतलब क्या, आग पकड़ने वाला। क्यों पकड़ता है, क्योंकि मीथेन को अगर जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो दोनों रिएक्ट कर लेते हैं। यानी अगर मीथेन है और कहीं पे ऑक्सीजन है, दोनों का रिएक्शन अगर हो जाए तो उसमें से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और साथ में हीट बनता है। और हीट इज नथिंग रिप्रेजेंट्स द फ्लेमेशन। तो जो फ्लेम होता है, खासकर अगर उसको एक चिंगारी में मिल गई तो आग पकड़ लेगा और वो एकदम ब्लास्ट जैसा चीजें कर सकता है और ऑब्वियसली हीट निकलता है, तो ये रिएक्शन उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन का यूज क्या है, कहां कहां इस्तेमाल होता है मीथेन, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एज ए फ्यूल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो बहुत सारे जो फैब्रिक मिल्स होते हैं, जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन, ये सभी इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो मीथेन होता है उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करती है ताकि उनका जो प्रोसेस है वो लोग कर सके। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, ये एक ऐसा चीज है जिसके हेल्प से पेट्रोल के अंदर मिलावट की जाती है। अब आप वो मिलावट अच्छी मिलावट होती है क्योंकि प्योर पेट्रोल जो होता है ना, आपको जो आप गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं वो 100% प्योर पेट्रोल नहीं है, उसके अंदर इथेनॉल 5% 10% मिलाया जाता है, तब जाके वो एक ब्लेंड तैयार होता है। मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, CH3Cl, एसिटिलीन, जो गैस कटिंग जो होते हैं ना, जो आपने देखा होगा एक मशीन होती है उसमें से आग निकलती है और उससे कट करते हैं लोहे को, तो गैस कटिंग के लिए एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई सारे और भी यूजेस है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लियर है, तो आप देख सकते हो लगभग हाफ एन आवर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है और हमने ये जो बचे हुए टॉपिक्स थे इस पूरे चैप्टर के हमने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज करा दिया, क्योंकि रिवीजन का नाम क्या है, रिवीजन क्रैश कोर्स तरीके से। और इतना बेहतरीन क्रैश कोर्स जैसा रिवीजन करा दिया है ना इस चैप्टर का कि अगर कोई बच्चे को कुछ पता भी नहीं होगा ना तो भी उसको लगभग 80-90% दिमाग में चीजें घुस गई होगी। बस वो एक बार अपना लेक्चर्स देख ले, हमारे जो पहले वाले लेक्चर से मेन लेक्चर उसको देख ले और अपने एंड से थोड़ा पढ़ाई कर ले, तो ये चैप्टर उसके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट हमने करा दिया इस पूरे चैप्टर का। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया तो स्टॉप करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। आपकी सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं। अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छे अच्छे मार्क्स निकालना और हमें जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।